हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सिमरन चौधरी एंड वेलकम टू ऑल अबाउट एग्रीकल्चर विद सिमरन। आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का थर्ड पार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम जितने भी अब रेस्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं AFO 2012 के उसे कवर कर लेंगे। और फर्स्ट इसका पार्ट आ चुका है, सेकेंड और ये थर्ड है। अब इसके बाद 2013 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा डिले हो गया वीडियो, उसके लिए सॉरी। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है व्हेन अ डिजीज अटैक मेनी इन अ कम्युनिटी साइमल्टेनियसली इट इज नोन एज। ठीक है, जब साइमल्टेनियसली लगातार एक कम्युनिटी में डिजीज अटैक करती है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? पेंडेमिक, अ बैक्टीरिया और सेकेंडरी इन्फेक्शन। तो इसका आंसर तो एपिडेमिक है, लेकिन हम जानते हैं इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा। तो एपिडेमिक क्या होता है? जब लार्ज नंबर ऑफ पीपल और एनिमल सफर करते हैं एक सेम डिजीज से और सेम पर्टिकुलर टाइम पे, तो उसे हम एपिडेमिक कहते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया क्या होता है? तो ये कंडीशन है जिसमें आपकी ब्लड स्ट्रीम में बैक्टीरिया आ जाता है। ये जो होता है ये कोई से बहुत बड़ा रॉकेट साइंस डिजीज की वजह से नहीं होता है, ये आपकी ऑर्डिनरी एक्टिविटी से होता है। जैसे अगर आप विगरसली टूथब्रश करते हैं तो आपका कट लग गया, ब्लीडिंग हो रहा है, उसके थ्रू बैक्टीरिया जो एंटर कर जाते हैं। ठीक है, मेनली डेंटल या मेडिकल प्रोसीजर की वजह से या कोई इन्फेक्शन यूरिनरी ट्रैक में आपका हो जाता है, तो उसकी वजह से बैक्टीरिया आपकी ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं और उसी कंडीशन को हम बैक्टीरिया बोलते हैं। और सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या होता है? तो वो इन्फेक्शन जो कि प्राइमरी इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, के बाद हुआ है, या वही कोई इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट से की वजह से एक नया इन्फेक्शन आ गया है, उसे हम सेकेंडरी कहते हैं। ठीक है, मतलब हुआ क्या, जैसे आपका टाइफाइड होता है कि आपने इलाज कराया, पहले वो प्राइमरी में था, इलाज कराया, लेकिन उसके बाद वो दोबारा हो जाता है। ठीक है, या फिर हमारे इम्यूनिटी सिस्टम की चेंजेस की वजह से कुछ अलग ही बीमारी बन के आ गई, तो उस इन्फेक्शन को हम सेकेंडरी इन्फेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटन राइस इज ऑल्सो नोन एज पफ्ड राइस, फ्लेक राइस, म्यूटेंट राइस या पॉलिश राइस। तो ये आपको पता ही है कि हम लोग जो बीटन राइस होता है उसे पोहा या फ्लेक्ड राइस भी बोलते हैं। ठीक है, वो राइस को बीट करके एकदम पतला पतला बना दिया जाता है, पोहा कहते हैं, चिड़वा भी कहते हैं, चूड़ा कहते हैं, और वैसे इंग्लिश नेम में साइंटिफिकली फ्लेक्ड राइस बोलते हैं। ठीक है, बॉटम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉटम लेयर ऑफ डीप फ्रेश वाटर हैबिटेट इज। अब ये जो हमारा ये है ना, ये ऑप्शन या क्वेश्चन जो है, ये हम वाटर की स्ट्रैटिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर है। इसके ऑप्शंस देखते हुए हम इस पूरे क्वेश्चन को ही समझते हैं। देखिए, थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन, सॉरी वाटर नहीं, थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन, ये टेम्परेचर का जो चेंज होता है एक लेक में, पर्टिकुलर टेम्परेचर में जो लेयर बनी होती है उसके डिफरेंस को, उसके स्ट्रैटिफिकेशन को हम थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, होता क्या है, व्हेन लेक डिवाइड्स इनटू डिफरेंट लेयर ऑफ डेंसिटी ड्यू टू डिफरेंट टेम्परेचर, दिस फिनोमिना इज नोन एज थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिज्म, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के लिए और इकोसिस्टम को लेक में थ्राइव करने के लिए इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि टेम्परेचर की वजह से जो अपर लेयर की वाटर है, ठीक है, वो उस पर सनलाइट आराम ज़्यादा पड़ रही है तो वो हीटअप जल्दी हो जाता है। ठीक है, और जो नीचे की सबसे डीप लेयर है उसमें वो सनलाइट पहुंचती थोड़ी देर से है या नहीं पहुंचती है, तो वो काफ़ी कूल रहता है। तो इस टेम्परेचर चेंज की वजह से डेंसिटी में भी वाटर की चेंज आ जाती है और इससे कुछ लेयर्स बन जाते हैं। उस पर्टिकुलर लेयर पे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो आराम से सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, इसीलिए ये इकोसिस्टम को चलाने के लिए भी लेक इकोसिस्टम को चलाने के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए। ठीक है, देखिए वही जो मैंने आपको बताया सेकंड पैरा में वही लिखा हुआ है कि होता क्या है कि जैसे ही आपका स्प्रिंग सीजन आया कुछ आता है तो आपका जो बर्फ है मेल्ट होता है, वो स्टार्ट हो जाता है आइस मेल्ट होना। ठीक है, सोलर रेडिएशंस की वजह से, और लेक में जो वाटर आता है, ठीक है, सोलर रेडिएशन की वजह से वो ज़्यादा वार्म हो जाता है जल्दी एज कम्पेयर टू जो नीचे का है। इसकी वजह से क्या होता है, एक टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और जो वार्म वाटर है वो लेस डेंस हो जाता है। वही जो उसके नीचे वाला कूलर है वो थोड़ा उससे ज़्यादा डेंस होगा और सबसे नीचे वाला सबसे ज़्यादा डेंस वाटर होगा। ठीक है, ऐसे हमारी डेंसिटी के बेसिस पे स्ट्रैटिफिकेशन हो जाता है। और इन स्ट्रैटिफिकेशन ये मेनली 3 लेयर्स में होता है और इन 3 लेयर के बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। एपिमिलियन कंप्राइजिंग द टॉप वार्म लेयर, जो सबसे टॉप वार्म लेयर होगी उसे हम एपिमिलियन बोलते हैं। जो उसके नेक्स्ट है, ठीक है, मिडिल लेयर, जो कि बीच का है, मतलब उसकी मतलब कि उसमें ना पानी ज़्यादा गर्म है और ना बहुत ज़्यादा ठंडा, यानी ना
बहुत ज़्यादा लाइट है, डेंसिटी उसकी कम है, ना बहुत हैवी डेंसिटी का है, मीडियम काइंड ऑफ होता है, ठीक है, और उसको थर्मोक्लाइन बोला गया है। और जो सबसे लास्ट वाला है उसको हाइपोलिमियन बोला गया है। तो इसके हिसाब से आप अपना ऑप्शन देख सकते हैं कि सबसे बॉटम लेयर को आपने क्या बोला है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लास्ट में आपको मिलेगा इसी से रिलेटेड, थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन से, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एक ही एग्जाम में एक ही ईयर में 2 बार ये क्वेश्चन आ गया है। स्क्लेरोटम रिफर्स टू द मॉडिफाइड माइसीलियम विच इज, हमें पता है हार्ड रेस्टिंग बॉडी स्क्लेरॉइड जो होता है, ठीक है, ये हार्ड डार्क रेस्टिंग बॉडी होता है फंगाई में, जो ये हमारे माइसीलियम हाइफा होता है ना, थ्रेड्स, इन सबके टुगेदरनेस एकदम कनेक्शन की वजह से काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए डोरमेंसी पीरियड में रहता है जब, तब वो बन जाता है, ठीक है, तो इसलिए हार्ड डार्क रेस्टिंग बॉडी बोलते हैं उसको। स्पाइस बैग्स इज यूजुअली यूज फॉर प्रोसेसिंग ऑफ पिकल, सॉस, नेक्टर, जैम एंड जेली। इसका आंसर सॉस है। एक्चुअली अब स्पाइस बैग होता क्या है, तो ये चीज़ क्लॉथ का बैग होता है जो कि आपने काफ़ी जगह साइंस के एक्सपेरिमेंट्स में देखा होगा, उसे यूज़ किया जाता है फिल्ट्रेशन टाइप के प्रोसेसेस के लिए, ठीक है, या कोई गटेशन में भी शायद उसको कवर अप करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो है क्या, ये एक चीज़ क्लॉथ बैग है, ठीक है, विद अ क्लोजेबल ओपनिंग, इसमें बहुत ही छोटी छोटी ओपनिंग्स होती है और इसे स्ट्रिंग से बांध दिया जाता है जो कि पूरा स्पाइसेस से भरा होता है। ये स्पाइस बैग बेसिकली फ्लेवर ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है वाइन्स में, ब्रॉथ्स में, मैरिनेड्स में और सॉसेस में, तो उसी का आंसर सॉस हो गया। वैसे पिकल्स भी मैंने कई जगह पे पढ़ा है कि उसके में भी यूज़ किया जाता है, बट सॉस ऑप्शन में था तो इसलिए हमने उसको टिक किया है। विच इज कंसिडर एज बायोलॉजिकल पैराडाइज इन इंडिया, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नंदा देवी, सुंदरबन, गुल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी बायो रिजर्व। अगर आप वैसे सर्च करेंगे ना पैराडाइज, बायोलॉजिकल पैराडाइज, तो शायद गैलापागोस आइलैंड आएगा या ऐसे कुछ आंसर आता है इसका, ठीक है, लेकिन इंडिया में ये गुल्फ ऑफ मन्नार है। अब ये है क्या, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो गुल्फ ऑफ मन्नार जो है ये एक बायोलॉजिकल रिजर्वर है जो कि गुल्फ ऑफ मन्नार मराइन बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि मैराइन वो है। और ये कहाँ पे मिलता है, तो ये इंडिया में ही है, और ये इंडिया श्रीलंका के बीच वो जो आपका सेतु पुल है ना, उसके नियर बाय एक आइलैंड है, ठीक है। इसमें जो है ना ओवर 3600 स्पीशीज हैं फ्लोरा फोना की, जिसको रिचेस्ट कोस्टल रीजन बनाता है इन एशिया, मतलब मराइन रीजन में इसमें बहुत ज़्यादा डेंस वैरायटी है, ठीक है। इसी वजह से तो इसे बायोस्फीयर ये रिजर्व बनाया गया ना, इन सीटू कंजर्वेशन का ये एक पार्ट है, आपने पढ़ा होगा इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है, ये क्वेश्चन भी है, तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो इन सीटू कंजर्वेशन का पार्ट है। इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, तो जब कोई आप एक स्पीशीज को उसके ही हैबिटेट में प्रिवेंट करते हैं, एंडेंजर्ड होने से बचाते हैं, उसके एक्सटिंक्शन से बचाते हैं, तो उसे हम इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। और वही जैसे कि आपके पार्क्स वगैरह होते हैं, जूलॉजिकल पार्क्स, ठीक है, या फिर जाते हैं ना हम लोग जू, उसमें क्या होता है कि हमने एक उस स्पीशीज को उसके हैबिटेट से टाके एक अलग हैबिटेट में डाला और वहाँ हम उसे प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो वो एक्स-सीटू हो जाता है, ठीक है। हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, हाँ, तो ये इसमें बहुत ज़्यादा वास्ट वैरायटी है स्पीशीज़ की, फ्लोरा एंड फोना। और पर्ल्स जो होते हैं, ठीक है, देखो इज नोन फॉर इज पर्ल्स बैग। ये जो पिनाटा रेडियाटा या पिनाटा फ्यूकाटा है, इसका एटलीस्ट 2000 ईयर्स से इसका वो क्या कहते हैं चला जा रहा है कल्टीवेशन, जो कि पर्ल कल्टीवेशन काफ़ी एक्सपेंसिव वो माना जाता है ऑक्यूपेशन, और यहाँ पे वो चला ही आ रहा है, ठीक है, वहाँ के मोस्टली लाइवलीहुड का ये सोर्स है, ठीक है, इसी वजह से ये सब बोला जाता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 117 हार्ड कोरल स्पीशीज, कोरल्स रीफ आपने सुना होगा, बहुत ही कलरफुल से जो पानी के अंदर दिखते हैं ना, मैं आपको उसकी पिक्चर दिखाऊंगी, वो होते हैं कोरल रीफ। तो इधर यहाँ पे 117 उसकी डिफरेंट स्पीशीज जो है रिकॉर्ड की गई है, और कितनी होगी जो भी अनडिस्कवर्ड भी है, इसलिए पैराडाइज है, बायोलॉजिकल पैराडाइज इंडिया में। Phenomena where in a single gene has more than one phenotypic effect is known as, तो प्लियोट्रॉपिज्म, ठीक है ना, ये आपने जेनेटिक्स के स्टार्टिंग में पढ़ा होगा, प्लियोट्रॉपिज्म इसका आंसर है। उसमें एक ही जीन जो है वो आपके अलग अलग फैक्टर्स के लिए अलग अलग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना, फिनोटिपिक इफेक्ट के लिए, जैसे सिकल सेल एनीमिया या फिनाइल क्यूटोनिलेरिया करके एक डिजीज होती है, सॉरी मेरा नाम ध्यान में नहीं आ रहा है इसलिए से कुछ बोल दिया, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया हो गया लेकिन एग्जाम्पल में, तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं।
फिर आता है हमारा डीएनए एंड आरएनए आर सिमिलर टू ईच अदर बिकॉज बोथ हैव सेम सिमिलर शुगर, डबल स्टैंडर्ड, हैव सिमिलर पिरामिडीन्स, आर न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर्स। तो ये क्वेश्चन जो है जेनेटिक का अगेन आ गया। तो देख रहे हैं जेनेटिक्स के क्वेश्चन मैंने इसलिए स्टार्टिंग में नहीं अभी लिए हैं, ठीक है, कि आपको समझ आए कि एग्रीकल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सब सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट आ रहे हैं, ठीक। आपको अलग अलग टाइप के बहुत ही अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। जब आप सेमेस्टर देते तो लगता है कितना सब्जेक्टिव है, लेकिन आप एग्जाम के पॉइंट से देखते हैं तो आपको लगता है बाप रे कितना ऑब्जेक्टिव है, मतलब कितना दिमाग खोल के एक एक चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। अब डीएनए आरएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल है, आपको लगेगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही, सभी सही लगेंगे। सिमिलर शुगर तो नहीं, सिमिलर शुगर नहीं होता है, अभी हम देखेंगे आप, ठीक है। डबल स्टैंड तो नहीं, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, आरएनए तो सिंगल स्टैंडर्ड होता है ना। ये देखिए स्टार्ट करते हैं हम इसको पढ़ना। तो सिंगल स्टैंडर्ड आपका आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आपका डीएनए। इसमें कौन से बेसेस होते हैं, बेस पेयर वगैरह, तो इसमें होता है साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन और यूरेसिल। और वही डीएनए में साइटोनिन, ग्वानिन, एडेनिन रहता है, लेकिन यूरेसिल की जगह थाइमिन होता है, ठीक है। तो डबल स्टैंडर्ड वाला ऑप्शन तो कट गया। और डिफरेंस के वे में आपको मैं बताती हूँ। शुगर मोटेटी तो इसमें डिऑक्सीराइबोज होती है और आरएनए में राइबोज होती है, तो पहला ऑप्शन भी गलत है, उसमें कहते हैं ना सिमिलर शुगर होगा ना। यूरेसिल इज एब्सेंट, थाइमीन इसमें यूजुअली एब्सेंट होता है, ठीक है। ये डबल स्टैंडर्ड है, ये सिंगल स्टैंडर्ड है, तो सेकंड ऑप्शन भी कट गया। सम ऑफ प्यूरिन एंड पिरिमिडिन बेस आर G+C इज इक्वल्स टू A+T, ठीक है। और ये आपने बायोलॉजी में 11 चैप्टर सॉरी क्लास 12th में ये पढ़ा होगा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और उससे एक चैप्टर पहले और है जेनेटिक का कुछ है, ठीक है। उन दोनों में इसके बारे में मेनली मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में अच्छे से इनका डिफरेंस पढ़ा होगा, तो वहाँ पे आपको पता होगा कि हम प्यूरिन पिरामिडिन का सम देखते हैं जो कि G+C इक्वल्स टू A+T होता है, और फिर हम इसमें से इक्वेट करके निकालते थे कि ग्वानिन कितना है अगर बाकी रेस्ट 3 दिया होता था, या साइटोसिन कितना है अगर रेस्ट दिया होता था, थाइमीन इतना है तो यूरेसिल वहाँ पे कितना होगा, इस टाइप से, ठीक है। और बेसिस आर नॉट मॉडिफाइड, वहीं आरएनए में बेसिस मॉडिफाइड होते हैं, ठीक है। ये आप ऑप्शन से देख लीजिएगा, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि इसका आंसर क्या है, डी, आर न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर्स, ठीक है। क्योंकि ना सेम शुगर था इसके अंदर, एक में डिऑक्सीराइबोज था, एक में राइबोज था, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड तो एक डबल था, एक सिंगल था। सिमिलर पिरामिडीन्स तो नहीं, उसमें थाइमिन था, उसमें यूरेसिल था। तो लास्ट ऑप्शन जो है ये न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, तो ये बात तो सही है। बहुत गर्मी है दिल्ली में। नेक्स्ट है विच सिंथेसिस पॉलीपेप्टाइड्स विल फॉर्म अ ट्रिपल हेलिक्स, तो इसका आंसर है प्रोग्लाइग्लाई एन, एन मतलब एन नंबर ऑफ टाइम्स इसका रिपीट होगा, ठीक है। तो आपको जेनेटिक्स में दिख ही रहा है कितना ज़्यादा ध्यान देने की कुछ ज़रूरत है, क्योंकि कितने सारे क्वेश्चन जो है मोस्टली जेनेटिक्स है। अ सिंपल टेक्निक हैज़ बीन डेवलप्ड इन इंडिया बाय यूजिंग विच ऑफ द बायो फर्टिलाइजर, तो एक्चुअली में ये आपने बहुत जगह देखा होगा, एजोबैक्टर और राइजोबियम, ठीक है। इन दोनों को मिला के हम एकदम सिंपल टेक्निक लेकिन बहुत ही अच्छा बायो फर्टिलाइजर बनाते हैं, ठीक है। और इंडिया में ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अजोला भी यूज़ किया जाता है, लेकिन वो पर्टिकुलरली राइस फील्ड में किया जाता है, लेकिन वो एजोबैक्टर और राइजोबियम जो है उन दोनों को साथ में यूज़ किया जाता है, ठीक है। एक सिम्बायोटिक में है और एक फ्री लिविंग है, ठीक है। एक जो है वो जल्दी नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है और एक थोड़ा स्लो करता है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के सिंपल येट वेरी इफेक्टिव बायो फर्टिलाइजर बनाया जाता है, जो कि इंडिया में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूमिंग इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कैरिड आउट बाय डिटरमाइनिंग, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की हेल्प से ये किया जाता है। ऑब्लिगेट एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रोस without oxygen and produce high energy, grow with or without oxygen and produce low energy। देखिए एरोबिक और एनारोबिक क्या होता है, तो एरोबिक जो कि सांस लेता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, और एनारोबिक जो सांस नहीं लेता है, मतलब जो सांस लेता है लेकिन विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। ये हो गया डिफरेंस दोनों में। और एनारोबिक जो होता है उसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस भी होता है, ठीक है। जो आपका वाइन वगैरह बनता है उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है बैक्टीरियाज की, जिसकी वजह से वो उसे फर्मेंट कर देते हैं, ठीक है। और अब आती है बात ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव की, तो फैकल्टेटिव होता है कि अगर वो ऑक्सीजन है तो वेरी गुड, नहीं है
तो भी वो सर्वाइव कर जाएगा, ठीक है। मतलब तुम हो तो चलेगा, तुम नहीं हो तो दूसरी चल जाएगी, इस टाइप से फैकल्टेटिव होता है। और ऑब्लिगेट होता है नहीं, ऑक्सीजन है तो ठीक, नहीं तो फिर खत्म। ऑक्सीजन में ही सर्वाइव करेगा, तुम चाहिए और तुम चाहिए टाइप्स। तो ऑब्लिगेट एनारोबिक बैक्टीरिया विदाउट ऑक्सीजन ग्रो करेंगे। एक तो एनारोबिक, ऊपर से ऑब्लिगेट, मतलब नहीं तो नहीं, ऑक्सीजन नहीं चाहिए मुझे, तो विदाउट ऑक्सीजन ग्रो करेंगे। और हमें पता है, हमने जेनेटिक्स में पढ़ा है और हमने बचपन में पढ़ा है जब हम एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ते थे, कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा हमें एनर्जी मिलती है एज कम्पेयर टू एनारोबिक, क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड और एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट्स है वो भी प्रोड्यूस होते हैं। तो इस वजह से इसका ऑप्शन होगा सी, विदाउट ऑक्सीजन और लो एनर्जी ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एटीपी हमें ज़्यादा मिलता है अगर हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। विच टेक्निक आर यूज्ड इन असाइलिंग मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक्स? तो इसका आंसर है फ्लो साइटोमेट्री। अगेन आपका बायोटेक्नोलॉजी, हाँ एक्चुअली में ये जेनेटिक्स आपका बायोटेक्नोलॉजी एक मतलब इनिशियल जो आपका सेमेस्टर होगा उसमें तो आप जेनेटिक एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, फिर आप प्लांट ब्रीडिंग पढ़ेंगे, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपकी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में, फ्लो साइटोमेट्री वगैरह के बारे में, ठीक है। इसमें जो क्या किया जाता है, तो इसमें बेसिकली कुछ नहीं, आपका मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाई जाती है। ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ये इस टाइप का आपका वो इंस्ट्रूमेंट रहता है, ठीक है। और फ्लोरोसेंस लाइट्स की हेल्प से इसमें मल्टीपल पैरामीटर्स काम करते हैं, ठीक है। विच इज राइस सोर्स ऑफ प्रोटीन, सॉरी विच इज रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन स्पाइरुलिना, स्पाइरोगायरा, सिंटेमिना और स्टिगोनीमा। तो आपको पता है स्पाइरुलिना जो है वो रिचेस्ट सोर्स है प्रोटीन का, ठीक है। ये एल्गे है जिसे कि बहुत ही पोटैटो स्टार्च जो बचता है ना, जैसे लेज वगैरह की फैक्ट्री में जो पोटैटो स्टार्च बचता है, इवन या स्ट्रॉ स्टार्च जो बनता है उस पर भी इसे ग्रो किया जाता है। लेकिन ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव है कि स्पेस में भी स्पेस फूड स्पाइरुलिना को स्पेस फूड भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। जैसे किसी की बॉडी में डेफिशिएंसी वगैरह होती है तो वो एक गाइनोडर्मा करके कंपनी है, उसका स्पाइरुलिना वगैरह आता है, लोग लेते हैं। बहुत ज़्यादा जिनको नींद आती है तो उनमें ऑक्सीजन लेवल की थोड़ी सी कमी है या फिर प्रोटीन की कमी होती है, प्रोटीन की नहीं, अगर ऑक्सीजन लेवल की भी कमी हो रही होती है तो उन्हें भी स्पाइरुलिना सजेस्ट किया जाता है कि आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेट को अच्छा करेगा, जिससे कि आपको एनर्जी मिलेगी, ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ेगा और नींद नहीं आएगी, ठीक है। तो स्पाइरुलिना इज वेरी वेरी रिच इन प्रोटीन एंड मेनी अदर थिंग्स, ठीक है। तो इसे तभी तो स्पेस फूड भी बोला है। तो स्पाइरुलिना के बारे में आप थोड़ा और डिटेल में पढ़िएगा, ठीक है। आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे इस पे और आपको अमेजिंग फैक्ट्स भी पता चलेंगे इसके बारे में। एंटीकोडॉन रीजन इज प्रेजेंट इन mRNA, sRNA, tRNA। तो देखो सबका अपना अपना फंक्शन है। mRNA तो वही राइजोसोम का मैसेंजर आरएनए हो गया, ठीक है। tRNA इसका आंसर होता है। tRNA का ये स्ट्रक्चर है समथिंग रिलेटेड टू टी, और ये जो इसका नीचे वाला बॉल्ब होता है ये एंटीकोडॉन होता है, ठीक है। यही आपसे पूछा भी गया कि एंटीकोडॉन रीजन का है, जो कोडॉन आएगा उस मतलब उसका एंटी जो है इसके ऊपर जनरेट हो जाता है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज करेक्ट फूड चेन? एल्गे, इंसेक्ट, फ्रॉग, स्नेक, पीकॉक। एल्गे, इंसेक्ट, फ्रॉग, पीकॉक, स्नेक। ऑप्शंस देख लीजिए। देखिए मेन क्या है कि सबसे पहले जो सबसे बेसिक फूड क्या होगा, एल्गे होगा, सबके ऑप्शन में एल्गे है ही, ठीक। एल्गे को कौन खाएगा? इंसेक्ट की फ्रॉग? तो इंसेक्ट खाएगा क्योंकि इंसेक्ट को तो फ्रॉग खा सकता है ना, और फ्रॉग को स्नेक खाता है, और स्नेक को कौन खा सकता है? पीकॉक। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। फूड चेन था, फूड चेन, फूड वेब, ये इकोलॉजी का सब्जेक्ट हो गया जो कि आ जाता है उससे भी क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है कि आप उसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। इजी कुछ बेसिक क्वेश्चन आ ही जाते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं रहता है। पी सीड विल जर्मिनेट बेस्ट इफ फाउंड इन अ जार कंटेनिंग, तो इसका आंसर होगा क्या 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 क्या? सोचो सोचो सोचो। ऑक्सीजन। इसमें इतना सोचना ही क्या था, मैं कुछ और ही सोचने लग गई, ठीक है। बेस्ट कब जर्मिनेट करेगा? जब उसे ऑक्सीजन मिलेगा तब वो अपना जितना भी उसका डेली रिएक्शंस होता है वो करेगा और ग्रो कर जाएगा अच्छे से। ये तो एक हमने एक्सपेरिमेंट भी किया है ना, एक प्लांट है और पढ़ा हुआ है बायोलॉजी में, एक प्लांट
कैंडल और जार में बंद कर दिया और एक चूहा रख दिया, मतलब चूहे के साथ, प्लांट के साथ और कैंडल के साथ, तो उसमें हमने यही नोटिस किया कि हम अगर जार में ऑक्सीजन रहता है तो द प्लांट विल सर्वाइव। द साइज ऑफ ट्रैक्टर टायर में बी रिप्रेजेंटेड अप। ये देखिए, इसमें सेक्शन थिकनेस एंड रिम डायमीटर होगा आंसर, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, एक मिनट सॉरी, कि द साइज ऑफ ट्रैक्टर टायर में बी रिप्रेजेंटेड एज, तो सेक्शन थिकनेस एंड रिम डायमीटर, जो उसका रिम होता है ना उसका डायमीटर और सेक्शन का थिकनेस लेते हैं। ट्यूमर कॉजिंग वायरस नोन एज, तो टुंग्रो वायरस जो कि राइस में होता है, ये मैंने शॉर्ट में लिखा था, जो कि राइस में होता है, टुंग्रो डिजीज राइस में होता है ना, तो वही टुंग्रो वायरस। टुंग्रो वायरस के बारे में पढ़ लीजिएगा, आपका जो डिजीज मैनेजमेंट होगा ना, क्रॉप डिजीज मैनेजमेंट, उसमें टुंग्रो इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, उस पर बहुत क्वेश्चंस मिल जाते हैं। और ये जो वायरस है ये ट्यूमर कॉज करता है राइस के अंदर, इसलिए इसको ट्यूमर कॉजिंग बैक्टीरिया टुंग्रो वायरस भी बोला जाता है। सडन मास डेथ ऑफ फिशेस फ्रॉम ऑक्सीजन डिप्लीशन इज मोर लाइकली इन। अब आप सोच के बताइए, मैंने आपको जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन बोला था ना, जिसमें लेक का हमने स्ट्राटिफिकेशन करा था, तो उसके आंसर से रिलेटेड इसका ऑप्शन का आंसर है। थैंक यू। तो आपका ये खत्म हो गया सेशन भी खत्म हो गया और क्वेश्चंस भी खत्म हो गए। 2012 के सारे क्वेश्चंस भी खत्म हो गए, ठीक है। अब जो है 2013 के क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं श्योरली आंसर दूंगी। मैं देती हूँ, कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं तो छूट जाते हैं, लेकिन मैं मोस्टली सबका आंसर देती हूँ, ठीक है। अब ये वाला थोड़ा लेट आ गया, लेकिन बाकी के अब जल्दी आएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग।